हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सोवियत सिस्टम के जो फीचर थे या फिर सोवियत संघ था या सोवियत यूनियन जिसको हम बोलते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था यूएसएसआर के नाम से भी जानते हैं। यूएसएसआर उसकी जो अर्थव्यवस्था थी उसकी क्या विशेषताएं हैं। फर्स्ट चैप्टर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर था कि सर कैपिटलिज्म क्या होता है, कम्युनिज्म क्या होता है, इसको हिंदी में पूंजीवाद और साम्यवाद बोलते हैं कि सर डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में। देखो, जो मैं आपको आज क्लास में पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपके 12th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्यों सोवियत संघ और अमेरिका क्यों इतने सालों तक लड़ते रहे, उसके पीछे रीज़न क्या था, यूएसएसआर क्या कहता था, यूएसए क्या कहता था, दोनों की आइडियोलॉजी क्या कहती थी, ये हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे हिसाब से ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको इस सोवियत यूनियन सोवियत सिस्टम के फीचर नहीं पता होंगे तो आपको कोल्ड वॉर समझने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपके सामने एक क्लियर इमेज आ जाएगी कि सोवियत सिस्टम क्या था या सोवियत संघ किस तरीके की फिलॉसफी को फॉलो करता था। ओके, और जो इसका अपोजिट है वो किस में आ जाएगा, वो आ जाएगा कैपिटलिज्म में। वो भी आपको बता दूंगा, लेकिन वो एग्जाम में आपका इतना नहीं पूछा जाता। लेकिन एक मोटा मोटा जो मेन पॉइंट्स है वो आपको मैं जरूर इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि पूंजीवाद या कैपिटलिज्म के अंदर कौन कौन सी बातें हैं, वो भी हम इसी वीडियो लेक्चर में देख ही लेंगे, साथ साथ कंप्लीट ही करेंगे। अंडरस्टैंड? तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि सोवियत सिस्टम के क्या फीचर हैं, क्या बेनिफिट, क्या सोवियत सिस्टम के अंदर क्या खास बात थी। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोवियत सिस्टम के अच्छी बातें क्या थी, बुरी बातें क्या थी, नेगेटिव पॉइंट क्या थे और पॉजिटिव पॉइंट क्या थे। देखो, मैं आपको ये सारे पॉइंट करवाऊंगा तो आप खुद ही जज करना कि ये पॉइंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं प्लान्ड इकोनॉमी की तो ये अच्छा पॉइंट है एक तरीके से। मैं बात करूं इक्वलिटी बेस्ड इकोनॉमी की तो ये एक अच्छा पॉइंट है अपने आप में ही, ठीक है। मैं बात करूँ ये गवर्नमेंट रिसोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट, ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन अगर आपका आता है कि भाई डिफरेंस क्या, मतलब क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, वो भी आपको इस वीडियो लेक्चर ख़त्म होते होते आपको पता लग जाएगा कि क्या सोवियत सिस्टम के अंदर अच्छी बातें थी और क्या बुरी बातें थी। तो उसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने यही क्वेश्चन कर रखा है तो वो भी आपका ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि सोवियत सिस्टम किस तरीके से कैपिटलिस्ट सिस्टम से अलग था, मतलब जो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था थी वो किस तरह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था से अलग थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दर्जनों बार पूछा गया है, लास्ट ईयर आप चेक कर सकते हो, मैं वीडियो भी बनाऊंगा तो आप देखना कि किस तरीके से ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। यही क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि सोवियत सिस्टम के क्या फीचर हैं। तो हम पहले फीचर की बात करते हैं। तो पहला फीचर है नियोजित अर्थव्यवस्था, या इसको हम बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। आपने एक वर्ड सुना होगा 5 ईयर प्लान। भारत में 5 ईयर प्लान चलते थे बहुत ज़्यादा पहले, काफ़ी 5 ईयर प्लान भारत में चलते थे। 1950 में भारत में प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है, और प्लानिंग कमीशन का क्या काम था, भारत में 5 सालों के लिए प्लान बनाना, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था, 1951 से लेकर 1956 तक ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान था भारत के अंदर। तो इसमें हमने क्या करा, 5 सालों के अंदर हमने कुछ कामों को डिसाइड कर दिया कि हाँ इन 5 कामों को फोकस करेंगे, मतलब इन कामों को फोकस करेंगे इन 5 सालों में, और इन्हीं को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं को बोलते हैं 5 ईयर प्लान। तो सोवियत सिस्टम, जो सोवियत संघ था, इवन जो 5 ईयर प्लान थे वो हमने किस कंट्री से अडॉप्ट करे हैं, वो हमने अडॉप्ट करे हैं यूएसएसआर से, वो हमने अडॉप्ट करे हैं सोवियत संघ से, या यूएसएसआर से हमने वो चीज़ें अडॉप्ट करी है। क्योंकि सोवियत संघ ने पहला 5 ईयर प्लान चलाया था, कब से कब तक चलाया थे पूछ सकता है, 1928 से लेकर 1932 तक। आप बोलोगे सर ये तो सिर्फ 4 ईयर हुआ। देखो, ऐसा है कि था तो ये 5 ईयर का, लेकिन जो 32 में ही इस प्लान को रोक दिया गया। जो स्टालिन थे उन्होंने इस प्लान को स्टॉप कर दिया, और ये 4 सालों का ही प्लान रह गया था, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी वो प्लान्ड इकोनॉमी थी। अब प्लान्ड इकोनॉमी के फ़ायदे क्या होते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ायदे क्या है कि आप अच्छी तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हो, मतलब अच्छे से उनका उपयोग कर सकते हो। ओके, तो मतलब प्लान्ड इकोनॉमी काफ़ी बेनिफिशियल होती है, इससे हमारी जीडीपी इंक्रीज होती है। आप इंडिया के अंदर देखो, इंडिया की ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी प्लान्ड इकोनॉमी के दौरान। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भारत में आज प्लान्ड
जो प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पर कौन सा सिस्टम लागू करा है? 2014 में इसको लागू करा है, 2015 में सॉरी इसको लागू करा है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, ठीक है, गूगल कर सकते हो, सर्च करो। अगली वीडियो में इसका आंसर आपको जरूर दूंगा कि भारत में प्लान्ड इकोनॉमी के बाद जो भारत के अंदर प्लानिंग कमीशन था उसकी जगह पे किसको हमने अपॉइंट करा है, कौन आज भारत में प्लानिंग कमीशन को संभालता है। ओके, भारत में आज प्लानिंग कमीशन नहीं है, इसका स्थान एक अलग इंस्टीट्यूट ने ले लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपके पास टाइम है, आप इसे सर्च करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिए कि किसको हमने प्लानिंग कमीशन की जगह अपॉइंट किया है। ये मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है, और इवन जो बच्चे एसएससी या यूपीएससी की तैयारी करेंगे 12th के बाद, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादातर। ओके, चलिए, तो प्लान्ड इकोनॉमी फर्स्ट क्या हो गया? प्लान्ड इकोनॉमी मतलब ये 5 साल का प्लान बनाते थे और इन 5 सालों में किसी पर्टिकुलर काम को फोकस करके चलते थे और इन्हीं पर इनका ध्यान रहता था, जिससे इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। इवन 1928 से 32 तक इनकी जीडीपी काफ़ी इंक्रीज हुई। इवन यूएसएसआर के अंदर जो फैसिलिटीज़ थी वो काफ़ी अच्छी थी इस दौरान जब इनके ये प्लानिंग कमीशन को फॉलो किया करते थे। तो इनकी पहली फीचर क्या हो गया? प्लान्ड इकोनॉमी। अब बच्चे पूछ सकते हैं क्या सर अमेरिका में प्लान्ड इकोनॉमी नहीं थी? बिल्कुल अमेरिका में प्लान्ड इकोनॉमी थी, बट हम जस्ट अभी यहाँ पे सॉफ्टवेयर सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप अगर सॉफ्टवेयर सिस्टम का आंसर आता है तो आप ये पॉइंट जरूर लिख सकते हो, नियोजित अर्थव्यवस्था। यूएसए में भी प्लान्ड इकोनॉमी थी, बट हम अभी यूएसए की बात नहीं कर रहे हैं तो हम इसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ, देन हम अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इक्वलिटी बेस्ड इकोनॉमी या समानता पर आधारित अर्थव्यवस्था, ये आपके लिए बहुत सुनने में एक चौंकाने वाली बात है कि आप बोलोगे सर समानता पर आधारित, समानता तो हमारे देश के अंदर भी है, हमारे यहाँ पे राइट, सभी को इक्वल राइट दिए गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिकल, मतलब आर्थिक रूप से समानता। मैंने आपको एक डाटा बताया था कल की क्लास में कि 1% भारत की जो भारत के लोग हैं, 1% लोगों के पास 73% भारत की वेल्थ है, मतलब 73% भारत की मतलब भारत का पैसा है, आसान भाषा में बताऊं आपको। तो यहां पे क्या इक्वालिटी है? ये मतलब 1% लोगों के पास भारत की 73% वेल्थ है, तो ये क्या इक्वालिटी है? बिल्कुल नहीं इक्वालिटी है। यहाँ पे इक्वालिटी हमें देखने को ही नहीं मिलती। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा रेशियो है अमीरी गरीबी के बीच में, लेकिन सॉफ्टवेयर सिस्टम में ऐसा नहीं था। क्यों ऐसा नहीं था? क्योंकि सॉफ्टवेयर सिस्टम ने क्या बात बोली कि ना तो कोई अमीर होगा और ना ही कोई गरीब होगा, सब क्या होंगे? इक्वल होंगे। ओके, तो ये इनका मेन थ्योरी थी। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कार्ल मार्क्स के बारे में बताया था मैंने आपको। कार्ल मार्क्स कौन थे? कार्ल मार्क्स ही इनको फाउंडर बोला जाता है मार्क्सिज्म का, और मार्क्सिज्म से कौन सी आइडियोलॉजी निकली है? कम्युनिज्म। इसको हम साम्यवाद बोलते हैं, और साम्यवाद कौन अपना रहा है? सॉफ्टवेयर सिस्टम अपना रहा है। ओके, सॉफ्टवेयर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? यहां बात कर रहा हूं कम्युनिज्म की। ओके, जो लेनिन का कम्युनिज्म था, मैं इसकी बात कर रहा हूं, साम्यवाद इसको हम बोलते हैं। तो कम्युनिज्म के अंदर मेन फंक्शन क्या था? कि इक्वालिटी, कि हम समानता रखेंगे इकोनॉमिकली, मतलब सभी व्यक्ति जो होंगे वो आर्थिक रूप से क्या होंगे? समान होंगे। क्योंकि देखो, कार्ल मार्क्स ने देखा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है इसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे अमीर अमीर बनता जाता है और गरीब गरीब बनता जाता है। तो कार्ल मार्क्स को ये बात पता थी, इसलिए उन्होंने एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने की सोची जहाँ पे अमीरी गरीबी बहुत कम हो। और यही किसका फीचर है? यही फीचर है सॉफ्टवेयर सिस्टम का। सॉफ्टवेयर सिस्टम का क्या मानना था कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए इकोनॉमी को लेकर, मतलब पैसे को लेकर सब इक्वल रहे। तो कहीं ना कहीं इनका मेन मोटो यही था कि समानता रखी जाए, अर्थव्यवस्था में समानता हो, मतलब अमीरी गरीबी के जो डिस्टेंस है वो कम से कम हो। क्योंकि देखो, अगर एक तबका अमीर बन जाएगा और एक तबका गरीब बन जाएगा तो इससे क्या होगा? दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होंगे, दोनों में प्रॉब्लम्स आएगी। ठीक है, आप देखो इंडिया में क्या है, इंडिया में चोरी होती है। चोर चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो चोरी करता है, इतना रिस्क लेता है। अगर मान लो उसकी वेल्थ, मतलब सबकी वेल्थ एक जैसी हो, तो क्या कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सबके पास बराबर ही पैसा है। हाँ, 1-2% केसेस अलग हो सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि एक चोर है, वो चोरी क्यों करता है? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। अंडरस्टैंड? इसलिए वो चोरी कर रहा है।
ओके, तो अगर इस इकोनॉमी में क्या है, यहाँ पे सभी इक्वल हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक व्यक्ति बहुत अमीर है दूसरा, तो इसी रीजन से जो कार्ल मार्क्स थे वो चाहते थे कि इकोनॉमी क्या हो, सभी की इक्वल हो। और लेनिन इसको बहुत मानते थे, लेनिन कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स को फॉलो करते थे, मैंने आपको बताया भी था। ओके, तो ये भी आप ध्यान रखना। तो इसी रीजन से इनकी इकोनॉमी क्या थी, इक्वलिटी बेस्ड थी, समानता के आधार पर थी। और मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि कम्युनिज्म का मेन मोटिव क्या है, कम्युनिज्म का मेन मोटिव है एंटी कैपिटलिज्म, मतलब कि पूंजीवाद के खिलाफ थे ये लोग, कि इन्होंने बोला कि हमें पूंजीवाद से हटना है। क्योंकि आपको याद होगा 11th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, जिनके पास हिस्ट्री होगी उन्होंने एक चैप्टर पढ़ा होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। उसमें क्या देखा था हमने, उसमें देखा था कि बहुत सारी मशीन्स आई, इससे क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ा, जो अमीर थे वो अमीर बनते गए और जो गरीब थे वो गरीब बनते गए। तो कहीं ना कहीं उसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कार्ल मार्क्स ने अपनी आइडियोलॉजी रखी, उन्होंने अपनी विचारधारा रखी कि यस हमें इसके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, कुछ सुधार लाना चाहिए। अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इक्वालिटी बेस मतलब कि जो इकोनॉमिकली है वो सभी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बराबर रहेंगे। ओके, तो ये भी किसकी सोच थी, ये फीचर था सोवियत सिस्टम का, और ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। ठीक है, देखो मैंने आपको कल बताया था कि दो ग्रुप थे, लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने आपको, मेंशेविक्स थे और बोल्शेविक्स थे, यही थे दोनों। जिसने वो लेक्चर नहीं देखा प्लीज वो लेक्चर देखिए, जिसमें मैंने सोवियत संघ की हिस्ट्री बताई है, तभी आप इसको समझ पाओगे। तो मैंने बताया था कि जो मेंशेविक्स थे उनके पास पावर आ गई थी फरवरी 1970 में पावर किसके पास आई थी, मेंशेविक्स के पास। ये डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे। ओके, और बोल्शेविक्स कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। फिर मैंने आपको बताया था कि दोबारा से लड़ाई होती है अक्टूबर 1970 में दोबारा से लड़ाई होती है। और इस टाइम कौन कौन लड़ रहा था, मेंशेविक्स लड़ रहे थे, यूएसए लड़ रहा था, ब्रिटेन था इसके साथ शामिल, फ्रांस था इसके साथ शामिल। तो मतलब इनके साथ ये सारे देश थे मेंशेविक्स के साथ। लेकिन बोल्शेविक्स के साथ कौन था, कोई भी नहीं था। लेकिन बोल्शेविक्स के पास कम्युनिज्म था, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी। तो लोगों ने, तो बोल्शेविक्स ने क्या करा, लोगों को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने लोगों को ये सारे फीचर बताए, और इस तरीके से जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने जब लोगों को ये बातें बताई थी, लोगों ने किसका सपोर्ट करना शुरू कर दिया, लोगों ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया बोल्शेविक्स का। ओके, इसी कारण से 1922 में जब यूएसएसआर में सिविल वॉर खत्म होती है तो कौन जीत गए थे, जीते थे बोल्शेविक्स। मेंशेविक्स तो हार गए थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वीडियो देखिए, मैंने बताया था आपको कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों बोल्शेविक्स के पास सपोर्ट ज्यादा था और मेंशेविक्स के पास सपोर्ट कम था। समझ गए रीजन, क्योंकि आप फीचर देख लो कितने बेहतरीन फीचर है, एक आम व्यक्ति वो इस फीचर को अपनाएगा ही अपनाएगा। ओके, चलिए अगला फीचर डिस्कस करते हैं। अगला फीचर है आपका नो प्राइवेटाइजेशन ऑफ लैंड, या भूमि के निजीकरण का अभाव। देखो ये लैंड है, हमारे भारत में आज क्या है कि हर किसी के पास अपना हर किसी व्यक्ति का अधिकार की वो जमीन खरीद सकता है। वो चाहे इस जमीन पर ट्यूशन खोल सकता है, चाहे कोई कंपनी खोल सकता है, चाहे कोई गार्डन खोल सकता है, चाहे वो यहाँ पे एग्रीकल्चर करे, चाहे वो यहाँ पे अपना घर बना ले, उसकी मर्जी। ऐसे ही होता है इंडिया के अंदर। बट अगर हम बात करें यूएसएसआर के अंदर, यूएसएसआर में ऐसा नहीं था। किसी व्यक्ति के पास उसकी प्राइवेट जमीन नहीं थी। ओके, किसी व्यक्ति का उसकी प्राइवेट जमीन नहीं थी। वहां पे प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण का भाव था। सारी जमीनें किसके अंडर में थी, सारी जमीनें गवर्नमेंट के अंडर में थी, सरकार के नियंत्रण में थी। और सरकार सभी को घर देती थी, सभी को नौकरी वगैरह भी देती थी, वो हम डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो लैंड थी वो सरकार के हाथ में थी, वहाँ पे लैंड का कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं था। ऐसा नहीं था कि आप ज़मीन खरीद के यहाँ पे अपनी कंपनी खोल सकते हो। आपको इसके लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी, आपको इसके लिए सरकार से बहुत सारे एग्रीमेंट साइन कराएंगे, तब जाके वो ज़मीन आपको दी जाएगी, वो भी सिर्फ किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वो ज़मीन होगी, नहीं, आप उस ज़मीन पे वो काम कर सकते हो। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब कि सोवियत सिस्टम के अंदर जो ज़मीन थी उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं था। और ये इसका अपोजिट जो कैपिटलिज्म है, वहाँ पे ज़मीन प्राइवेट थी। वहाँ पे आप ज़मीन खरीदो, चाहे उस ज़मीन में नाचो, चाहे उस ज़मीन में कुछ मत करो, वो आपकी मर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं एक मेन डिफरेंस आप देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। तो फर्स्ट मैंने आपको बता दिया कि ये इसका अपोजिट जो फर्स्ट ये सेकंड वाला है ना आपका इक्वालिटी बेस्ड इकोनॉमी, इसका अपोजिट
है यूएसए की इकोनॉमी और इसका भी अपोजिट है यूएसए की इकोनॉमी। तो ये दो फंक्शन आप ऐसे वैसे एग्जाम में नहीं आता, लेकिन जस्ट मैंने आपको बता दें कि इनका अपोजिट कैपिटलिज्म के अंदर था। वहाँ पे कोई इक्वलिटी नहीं थी, पूंजीवाद में कोई इक्वलिटी नहीं होती, अमीर अमीर बनता जाता है, गरीब गरीब बनता जाता है। और वहाँ पे लैंड प्राइवेट होती है, बिल्कुल प्राइवेट होती है, हर व्यक्ति अपनी ज़मीन पे कुछ भी करे वो उसकी मर्जी है। लेकिन यूएसएसआर के अंदर ऐसा नहीं था। वहाँ पे सारी ज़मीनें थी, उसको कौन गवर्न करता, उसको कौन मालिक, किसके पास मालिकाना हक था? सरकार के पास था। आप सरकार की परमिशन के बिना कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड? तो ये भी एक फीचर था किसका? सोवियत सिस्टम का। अंडरस्टैंड? ये भी आप ध्यान रखना। अगला जो फीचर है सोवियत सिस्टम का वो है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था आपको कि सोशलिस्ट मतलब और साम्यवाद मतलब एक ही होता है। इनका मेन अच्छा हाँ, एक डिफरेंस बताया था मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनके बीच में मेन डिफरेंस क्या है, मैं आपको मेन डिफरेंस बता देता हूं। जो कैपिटलिस्ट होते हैं इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट, लाभ कमाना, जबकि जो कम्युनिस्ट होते हैं इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस बोले तो समाज सेवा, मतलब ठीक है। तो मतलब जो कैपिटलिस्ट होते हैं इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना और कम्युनिस्ट का मेन मोटिव होता है सोशल सर्विस करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और ये प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो ये कॉमन बात तो आप भी जानते होंगे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर कम फैसिलिटी होती है कम फैसिलिटी, बिल्कुल कम फैसिलिटी होती है। जबकि हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटी होती है। ओके, लेकिन हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो ये किस लिए काम करते हैं? ये काम करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुँचाया जा सके, मतलब सोशल सर्विस कर सके। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल का मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट जनरेट करना। आपने एक मूवी भी देखी होगी, इस मूवी का नाम क्या है? आपने गब्बर। तो गब्बर मूवी आपने देखा हो किस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटल लोगों को लूटते हैं। ठीक है, अब सारे नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादातर उनका मेन मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। ओके, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो आपका क्या हो गया? एक तरीके से जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया वो एक तरीके से आपका हो गया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मान लो इसको, और कैपिटलिस्ट को मान लो आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल। अब इससे समझ लो तो इनका मेन मोटिव क्या है? सोशल सर्विस देना, लेकिन इनकी जो सर्विसेज होती है थोड़ी सी लो क्वालिटी की होती है। लेकिन हम बात करें प्राइवेट हॉस्पिटल की, इनकी सर्विस क्या होती है? काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इनकी फ़ी क्या होती है? महंगी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वर्क इतना अच्छा नहीं होता, कहीं ना कहीं लोग मतलब जो डॉक्टर वगैरह होते हैं उतना अटेंशन नहीं देते वो, लेकिन यहाँ पे इनको अटेंशन देना पड़ता है। ओके, अगर टेंशन नहीं दिया तो देन की जॉब को खतरा होता है, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी होती है जॉब की, कहीं ना कहीं इतना दिक्कत इनको देखने को नहीं मिलती। ठीक है, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है? सोशल सर्विस करना होता है। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो, मैं आपको जैसे ये समझाने की कोशिश कर रहा था। ओके, तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं, तो ये मेरा मेन मोटिव था समझाने का। ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं इनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है और कम्युनिस्ट का मेन मोटिव सोशल सर्विस होता है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है, इसे एग्जाम में मत लिख के आ जाना। मैंने जब आपको समझाने के लिए बताया कि कैसे आप डिफरेंस कर सकते हो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल से कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट को, इस तरीके से आप समझ सकते हो। हाँ, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था या सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है? यहाँ पे जो एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, ये सरकार लोगों को प्रोवाइड करती है काफ़ी चीपेस्ट कॉस्ट में। ठीक है, काफ़ी लो प्राइस में लोगों को प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो ये मेन मतलब इनका मोटिव होता है, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, रोजगार देना लोगों को, मतलब एक तरीके से। तो ये सब कौन करता है? ये सब करता है ये सब किसके अंदर आता है? ये सोवियत सिस्टम के अंदर आता है। तो सोवियत सिस्टम का एक फीचर है सोवियत इकोनॉमी। सोवियत इकोनॉमी के अंदर क्या है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या करती है? मैंने अभी आपको बताया, सोशल वेलफेयर करती है। सोशल वेलफेयर को क्या बोलते हैं? समाज कल्याण का काम करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका मेन मोटिव क्या होता है? इनका मेन मोटिव होता है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाना।
ओके, तो ये ध्यान रखना। तो सोशल इकोनॉमी में आप क्या लिख सकते हो कि एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जो है लोगों को प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, मतलब बिजली वगैरह, जो वाटर सप्लाई वगैरह जो है सरकार लोगों को देती है काफ़ी किफ़ायती दरों पर, काफ़ी कम दरों पर। ओके, ये आप ध्यान रख सकते हो। अगला जो पॉइंट है वो है 5th पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज, मतलब जो संसाधन होते हैं, संसाधन का मतलब यहां पे मेरा क्या है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, ओके, या नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं आपके, जैसे पेट्रोल, कोयला वगैरह, ठीक है, ये सब हो गए। तो ये जो संसाधन है आपके, इस पर किसका नियंत्रण होता है? इस पर नियंत्रण होता है सरकार का। ओके, किसके अंदर? सॉवेट सिस्टम के अंदर। वह सरकार इनको अपने हिसाब से निकालती है, अपने हिसाब से इनका यूटिलाइजेशन करती है। संसाधन के अंदर आपका जमीनें भी आता है, जो मैंने आपको बता ही चुका हूं। तो ये सब चीजें ध्यान रखना, ये किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में आती है। बट जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता, जबकि रिसोर्सेज पर कहीं ना कहीं सरकार जो है वो लोगों को अधिकार दे देती है कि भाई आप इसका यूटिलाइजेशन करो। आप इंडिया के अंदर देखो, इलेक्ट्रिसिटी किसके अंडर है इंडिया के अंदर? आज प्राइवेट हाथों में है। एनडीपीएल की बिजली आपके हाथों में आती होगी, कई जगह रिलायंस की बिजली आती है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है भारत में कहीं ना कहीं उसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, कहीं जगह पे हो चुका है, कहीं जगह पे नहीं हुआ है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? लोग बिजली का बिल भरते हैं। पहले क्या था, लोग बिजली का बिल ही नहीं भरते थे। ओके, क्यों? क्योंकि वहाँ सरकार का नियंत्रण था। ओके, मैंने आपको अभी बताया गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, इसको भी ऐसा समझ लो। मान लो अगर इलेक्ट्रिसिटी सरकार के अंडर में है तो वहाँ पे काम सही तरीके से नहीं होगा। ओके, लेकिन वहीं जबकि हम देखें जो इलेक्ट्रिसिटी जब प्राइवेट हाथों में आती है तो वो काम अच्छे तरीके से होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारे प्राइवेट व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो अपने हिसाब से लोगों से बिल जो है वसूल करेगा। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर का जो मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा गया है गवर्नमेंट सेक्टर के मैनेजमेंट सिस्टम से। ओके, तो यहाँ पे जो संसाधन थे उस पर किसका नियंत्रण है? सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार उस पर अपना कंट्रोल करती है और उसको अपने हिसाब से यूटिलाइज करती है। बट ऐसा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण कम होता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की अपेक्षा। अब हम बात करते हैं वन पार्टी रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेगेटिव फीचर है, ये नेगेटिव है। मैं आपको पहले बताता हूँ, ये नेगेटिव है, ये एक तरीके से बुरा है, खराब विशेषता है इसकी। और ये मेरा पर्सनल मानना, मेरा क्या पर्सनल मानना, बहुत से जो मतलब राजनीतिज्ञ होते हैं, मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका ये मानना है कि जो यूएसएसआर है उसका टूटने का, उसके विघटन होने का मेन रीजन था वन पार्टी रूल। वैसे और भी रीजन है, वो मैं आपको एक फर्दर वीडियो में बताऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीजन था वन पार्टी रूल। वन पार्टी रूल का मतलब होता है कि वहां पे केवल एक ही पार्टी थी। अगर एक पार्टी है तो इससे क्या होगा? अब्सेंस ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, मतलब अपोजिशन सरकार नहीं होगी। अगर अपोजिशन सरकार ही नहीं है तो सरकार की जो पॉलिसीज है उन्हें क्रिटिसाइज कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। जो सरकार बोलेगी वही सही है। अब चाइना के अंदर देख लो, चाइना के अंदर क्या है? एक ही गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट है ना। तो चाइना के अंदर जब एक ही गवर्नमेंट है, जो इसके डिसीजन होते हैं उसका कोई क्रिटिसिज्म भी नहीं कर पाता। अगर सरकार कुछ भी करे, सरकार को डर ही नहीं होगा अपनी सत्ता खोने का। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा कोविड-19 फैला हुआ है काफी ज्यादा, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? चाइना रिस्पॉन्सिबल है, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, है कि नहीं है? अगर चाइना के अंदर अपोजिशन पार्टी होती तो कहीं ना कहीं वो इसको रोकने के लिए काफी एक्शंस लेती, वो उसका विरोध करती, और उससे जो वहां के प्रेसिडेंट है चाइना के, उनको हटाया भी जा सकता था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा? ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चाइना में वन पार्टी रूल है। अंडरस्टैंड? तो वन पार्टी रूल काफी ज्यादा घातक होता है, काफी मुश्किल होता है। इवन वहां पे मीडिया को भी राइट नहीं होता, अधिकार नहीं होता कि वो लोग अपने व्यू को लोगों तक पहुंचा सके। वाई? क्योंकि सरकार उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। क्योंकि अगर प्रेस को फ्रीडम देती तो प्रेस तो सारी पोल पट्टी खोल देगी, सरकार की खोल देगी, नहीं खोल देगी? तो इसीलिए तो सोवियत सिस्टम के अंदर वन पार्टी रूल था, केवल एक ही गवर्नमेंट का रूल था, जिस कारण से वहां पे जो गवर्नेंस था वो कहीं ना कहीं दिक्कत थी। अब इंडिया के अंदर देखो, भले ही कांग्रेस है, भले ही कांग्रेस आज सत्ता में नहीं है, लेकिन इस कांग्रेस की इंपॉर्टेंस भारत के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आज भी। क्यों? कहीं ना कहीं कांग्रेस किसका रोल निभा सकती है? कांग्रेस रोल निभा सकती है अपोजिशन का। भले ही वो अपोजिशन पार्टी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार की पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर सकती है। एक मजबूत डेमोक्रेसी के अंदर एक
शक्तिशाली डेमोक्रेसी के अंदर अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? इंडिया की जो लोकसभा है, यहाँ पे अपोजिशन आज की डेट में नहीं है। किसी पार्टी को उतनी सीटें नहीं मिली कि अपोजिशन बन सके। समझ रहे हो? तो कहने का मेरा मतलब कि अपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यूएसएसआर में तो ऐसा नहीं था। ओके, इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टीज है वो क्रिटिसाइज तो करते हैं, उनको राइट है। लेकिन यूएसएसआर के अंदर ऐसा राइट नहीं था। लेकिन अगर किसी ने सरकार का विरोध कर दिया तो रातों रात उसे घर को उठा लेते थे, रातों रात पूरी फैमिली गायब कर देते थे। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव व्यू था। अब इसका फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा इसलिए कि सरकार जो है अपनी मेजर डिसीजन आराम से ले सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर हो गया, इन्वायरमेंट सेफ्टी को लेकर हो गया, तो सरकार जो बोलेगी लोगों को मानना पड़ेगा। तो इसके कुछ फायदे भी कुछ नुकसान भी है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही है, क्योंकि लोगों के पास राइट टू एक्सप्रेशन नहीं होता। वो लोग अपनी जो इच्छाएं हैं उसको व्यक्त नहीं कर सकते, अपना क्रिटिसिज्म व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। तो ये नेगेटिव फीचर, लेकिन आप फीचर की बात करें तो आप ये लिखोगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही की व्यवस्था। इसको भी बता देता हूँ मैं आपको। बहुत से बच्चों को ये बात नहीं पता होगी, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये बात बताऊं। अच्छा, आप ये देखोगे जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं वो इतने पढ़े लिखे तो होते नहीं हैं। ओके, तो इनके पास इतनी ज़्यादा आइडिया अच्छे आते कैसे, मतलब इतनी अच्छी पॉलिसीज बनाते कैसे हैं? तो ये पॉलिसीज बनाते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स कौन होते हैं आपके? ब्यूरोक्रेट्स होते हैं आपके IAS ऑफिसर, जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है हर साल। उसमें से लगभग 50-60 IAS ऑफिसर चुने जाते हैं जिनकी रैंक सबसे अच्छी होती है। तो यही लोग पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं। और जो पॉलिटिशियन होते हैं ये जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं? वो हेल्प से करते हैं IAS की हेल्प से। मतलब IAS जो है पूरा फ्रेमवर्क बनाता है, देन पॉलिटिशियन उसको फिर पार्लियामेंट में रखते हैं, देन फिर उसी से पॉलिसी बनाई जाती है। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। लेकिन हम बात करें यूएसएसआर के अंदर, तो यूएसएसआर के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वहां पे उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट्स की जो कंडीशन थी वो बेसिकली ब्यूरोक्रेट्स जो नौकरशाह थे इनका मेन काम क्या होता है? जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है उनको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना, मतलब लोगों तक पहुंचाना। लेकिन जो यूएसएसआर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स थे वो क्या थे? करप्ट थे, वो इतने अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे? क्योंकि ये लोग क्या थे? भ्रष्टाचार करते थे, करप्शन काफ़ी करते थे। मतलब सरकार ने कोई पॉलिसीज बनाई तो ये लोगों तक उसे ट्रांसफर नहीं कर रहे थे। ये यूएसएसआर के अंदर हो रहा है सब कुछ। अगर आपके ब्यूरोक्रेट्स ही काम नहीं कर रहे तो आपका देश क्या अच्छे से काम कर पाएगा? नो, नेवर। क्योंकि यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहीं ना कहीं किसी के ऊपर। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या काम सही तरीके से हुआ? नहीं होगा। तो अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप प्राइवेट सेक्टर में देखो, वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होती है। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको काम से निकाला जा सकता है। लेकिन हम ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में देखते हैं वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की कमी होती है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी होती है। ओके, तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो थे यूएसएसआर के अंदर वो इतने अच्छे नहीं थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो नौकरशाही की व्यवस्था यूएसएसआर के अंदर थी। यहाँ पे जो नौकरशाह थे इनका काम इस तरीके से, देखो जैसे गवर्नमेंट है, ये ब्यूरोक्रेट से लोग हैं। तो गवर्नमेंट्स की पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट मान लो, ये ब्यूरोक्रेट्स मान लो, ये पीपल मान लो, ठीक है, आम पीपल है। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है किसके लिए? लोगों के लिए। वो इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? उनको इंप्लीमेंट करेगा ब्यूरोक्रेट्स। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेट्स इन पॉलिसी को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, क्या ये पॉलिसी लोगों तक पहुंचेगी? नो, नेवर, नहीं पहुंच पाएगी। और इसी रीजन से लोग किसको क्रिटिसाइज करेंगे? लोग क्रिटिसाइज करेंगे गवर्नमेंट को। और ऐसा ही हुआ था। और 1991 में यूएसएसआर के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। उसमें कहीं ना कहीं एक मेजर रीज़न ये भी था कि जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबल उस चीज़ के नहीं थे। अंडरस्टैंड? तो ये आप देखो, अब मैं अगर इसमें अच्छी बातें बताऊं तो कुछ अच्छी बातें, कुछ नेगेटिव बातें हैं। आप देखो ये ब्यूरोक्रेट्स वाली ये नेगेटिव बातें, कहीं ना भ्रष्टाचार इसमें है। वन पार्टी रूल कहीं ना कहीं नेगेटिव में देख सकते हो इसको आप, ठीक है। ये भी इसको नेगेटिव कह सकते हो, डिपेंड करता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अच्छा भी है, कहीं ना कहीं बुरा भी है। अगर आप लैंड को प्राइवेट नहीं करोगे तो प्रोडक्शन कैसे होगा, कहीं ना कहीं ये भी आप देखो, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ अच्छे फीचर है, कुछ अगर मेन नेगेटिव की बात करो तो ये दो आप ध्यान रख लेना, ये दो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेगेटिव फीचर के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नेगेटिव में ये भी ध्यान रख लेना कि जो मैंने आपको बताया था ना, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ पे हर चीज़ का प्रोडक्शन होता था।
एक सुई से लेकर एक बड़े बड़े टैंक तक का प्रोडक्शन होता था यूएसएसआर के अंदर। लेकिन इनकी जो क्वालिटी थी ना वो क्या थी, काफ़ी ज़्यादा लो थी, काफ़ी ज़्यादा बहुत ख़राब थी, ऑकवर्ड थी। ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव में आप लिख सकते हो कि जो यूएसएसआर के प्रोडक्ट होते थे उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, और इनका जो स्टैंडिंग ऑफ लाइफ था, मतलब जीने का एक तरीके से जो स्तर था वो भी क्या था, थोड़ा सा कम था कैपिटलिज्म की अपेक्षा, पूंजीवाद की अपेक्षा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आप इससे अच्छी तरीके से समझ पाओगे। मान लो एक गवर्नमेंट आती है, एक कोई भी मान लो ए गवर्नमेंट है, ओके, ए गवर्नमेंट है और एक दूसरी गवर्नमेंट है बी, ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज है। मान लो इनके इलेक्शन होता है, जो ए पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि हम डेवलपमेंट करेंगे, अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, रोड बनाएंगे वगैरह वगैरह। इस पॉइंट को समझना, ये बहुत ही, मैं आपको मेन बेसिक बात बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि इन सब चीज़ों के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, जो गवर्नमेंट फ्री सर्विस देती है उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है। इस एग्जाम्पल से आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि क्या फ़ायदे होते हैं क्या नुकसान होते हैं। ओके, तो ए जो गवर्नमेंट ए जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, ये बोलते हैं हम डेवलपमेंट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे आपके लिए, एजुकेशन देंगे, ये सब बातें करेंगे। ठीक है, वहीं बी गवर्नमेंट क्या बोलती है, बी गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपको पेंशन देना शुरू कर देंगे, हम आपको सब्सिडी देना शुरू कर देंगे, हम आपको हर महीने पैसे देना शुरू कर देंगे, आपको बसेस फ्री दे देते हैं, आपको मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देते हैं। तो लोगों का ध्यान किस तरफ जाएगा, लोगों का ध्यान तो आएगा बी पार्टी की तरफ। वाई? क्योंकि बी पार्टी सबको चीजें प्रोवाइड कर रही है। अब एज अ सिटीजन होने के नाते सोचो, एक एज अ नेशनलिस्ट होने के नाते सोचो, क्या ये पॉलिसी सही है, क्या सब कुछ फ्री में दे देना सही है? तो इसका आंसर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा आंसर है नो। क्योंकि ये जो गवर्नमेंट फ्री में देगी ये अपनी जेब से थोड़ा ना देगी, ये किसकी जेब से देगी, ये हमारे टैक्सेस से देगी। यहां तो सरकार फ्री में दे देगी, लेकिन सरकार के पास बदले में कैसे पैसा आएगा, टैक्स के थ्रू पैसा आएगा। ओके, पहले भी टैक्स आ रहा था, लेकिन अब टैक्स क्या होगा, ज्यादा देना पड़ेगा आपको। ओके, मतलब पहले से ज्यादा टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो यहां पे सरकार तो आपके वोट ले लेगी, लेकिन यहां तो आपको सरकार बेवकूफ बना देगी, वहीं दूसरी तरफ सरकार आपसे टैक्स वसूलना शुरू कर देगी। तो यहां भी यही हो रहा है। देखो, सर्विस सिस्टम के अंदर क्या था, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ फैसिलिटी देंगे, अलाना देंगे, फलाना देंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो कब तक, वेन कोई डेट होगी, लिमिटेड होगी ना कहीं सरकार के पास अगर पैसा ही नहीं होगा तो कब तक सरकार देती रहेगी। एक ना एक टाइम तो ऐसा है कि सरकार को फैसिलिटी बंद करनी पड़ेगी। ओके, समझ रहे हो आप ये बात जो मैं आपको बोल रहा हूं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको सोचना, क्योंकि आजकल ये अवेयरनेस होनी चाहिए। सरकार क्या करती है, सरकार यही करती है आजकल। ठीक है, लोन माफ कर दिया। अब मैं ये नहीं बोलता लोन माफ मत करो, अगर किसान है उसके पास उसको समस्या है, लोन माफ करो, लेकिन एक लिमिट होनी चाहिए, एक फर्दर पॉलिसी आप अपना सकते हो। लेकिन वोट बैंक पाने के लिए सरकार क्या करती है, लोन माफ कर देती है। मैं सिर्फ यहाँ पे किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, ये सभी पार्टियां ऐसे करती है, वोट बैंक पाने के लिए सभी कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार है। सब्सिडीज दे रही है, मैं ये नहीं कहता है सब गलत है, बिल्कुल सही है, लेकिन इनका लिमिटेशन होना चाहिए। कब तक ये अवेयरनेस होनी चाहिए। ओके, हमें कहीं ना कहीं जो वोट बैंक है वो इन सर्विसेज के तहत नहीं करो, गवर्नमेंट के डेवलपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज में, इनको देखकर वोट देना चाहिए। कहीं ना कहीं ये हमारा जो है उद्देश्य होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को चुनने का। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा बातें बताई, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं इनको समझना पड़ता है, इनको एनालाइज करना पड़ता है, तब जाके आपको ये बातें पता लगती हैं। तो उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे फीचर क्या है सोवियत यूनियन के। मेरा इस लेक्चर को बनाने का मेन मोटिव यही था, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आता है एक बार रिपीट कर देता हूँ, डायरेक्टली पूछ लेगा सोवियत संघ की विशेषता क्या है या फीचर ऑफ सोवियत संघ क्या है, डायरेक्टली पूछ लेता है। ऐसे भी आ सकता है कि जो यूएसएसआर है और यूएसए की इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, तो ये आप बता सकते हो। ये भी आ सकता है सोवियत सिस्टम की इकोनॉमी किस तरीके से यूएस से अच्छी है। तो हर जगह जो भी आपका क्वेश्चन आए तो ये सब पॉइंट आप उसमें लिख सकते हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। ये मैप मैं आपको दिखाना चाह रहा था, तो ये आप ये देख लो, यहाँ पे सबके नाम लिखे हैं जो आप चाह रहे थे कि कौन कौन सी कंट्री शामिल है, हमें पता होना चाहिए। तो ये आप कंट्री देख सकते हो। तो ये रशिया है, आपको मेन ध्यान रखना है रशिया,
जो दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है आज भी और उस टाइम भी था। ठीक है, देखो यहाँ बना हुआ है सब कुछ, रशिया है, इस्टोनिया है, लत्विया है, बेलारूस है, यूक्रेन है। ठीक है, तो ये सब कंट्री यूएसएसआर के साथ ही, देखो कजाकिस्तान, तुर्कमेनी, सबके नंबर लिखे हैं, ये आप देख सकते हो। बस पढ़ लो, एक बार नज़र मान लो, बस काफ़ी है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है। याद हो जाते तो बहुत अच्छा है, याद नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है इतनी। ये भी आप समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनके नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम के लिए भी और आपको ये समझने के लिए भी। ये लेनिन वही लेनिन है जिन्होंने यूएसएसआर के अंदर कम्युनिज्म लाए थे। आपको याद भी होगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, इनकी फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाई थी लेनिन की, व्लादिमीर लेनिन। इन्होंने कम्युनिज्म को भारत में इंप्लीमेंट करा था। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। ठीक है, जोसेफ स्टालिन, ये सेकंड राष्ट्रपति थे यूएसएसआर के। मैंने आपको बताया था कि जब लेनिन की मौत होती है उसके बाद जोसेफ स्टालिन का रूल स्टार्ट होता है, और जोसेफ स्टालिन वही व्यक्ति है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में यूएसएसआर को लीड करा था, और उन्होंने यूएसएसआर को कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल करवाया था। ये भी आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। वहीं बात करूँ निकिता क्रुश्चेव की, निकिता क्रुश्चेव भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। ये देखो मेल है, बहुत से लोग इसको फीमेल समझ लेते हैं, तो ये इनकी फ़ोटो है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने फ़ोटो लगा दी ताकि वो शक्ल से आपको ध्यान रहे। निकिता क्रुश्चेव कहाँ पर आपके काम आएंगे, आपको याद होगा मैंने कराया था आपको क्यूबन क्राइसिस। ओके, 1962 में क्यूबन क्राइसिस हुआ था। चलो आप मुझे बताओ कि क्यूबन क्राइसिस को एक नाम और दिया था मैंने, वो कौन सा नाम है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, इसका आंसर मुझे बताना है आपको। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़, इसका आंसर मुझे दीजिए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जिसने नहीं पढ़ा वो कोल्ड वॉर का लेक्चर देखे तो आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। तो निकिता क्रुश्चेव वही थे, ठीक है, जिन्होंने यूएसएसआर के अंदर यूएसएसआर के जो रिलेशन थे किससे अच्छे बनाए थे? क्यूबा से। ओके, और क्यूबा के राष्ट्रपति का नाम बता देता हूँ मैं, फिदेल कास्ट्रो। ये नहीं पूछूंगा आपसे, फिदेल कास्ट्रो, फिर भी कोशिश करोगे एक बार रिवीजन कर लो एक बार जाके। ठीक है, अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इनके नाम तो आपको ध्यान रखने ही हैं, इन चारों के तो नाम ध्यान रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मिखाइल गोर्बाचेव। माइकल गोर्बाचेव भी इनको बोला जाता है। ये वो व्यक्ति है जो सोवियत संघ के आखिरी राष्ट्रपति थे, और इनको काफ़ी ज़्यादा सम्मान भी मिलता है और क्रिटिसिज्म भी मिलता है, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो यूएसएसआर है उनका डिवीज़न हो गया था। क्यों उनका डिवीज़न हो गया था वो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, जिसमें हम देखेंगे कि मिखाइल गोर्बाचेव इनका क्या रोल था, इनका क्या रोल था कहीं ना कहीं भारत यूएसएसआर के विघटन में, और किस तरीके से यूएसएसआर 15 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अभी मैप देखो तो इसके 15 हिस्से आप देख सकते हो, तो 15 हिस्सों में किस तरीके से यूएसएसआर डिवाइड हो गया ये सब हम देखेंगे। ठीक है, ये आप देखो, ये मंगोलिया है, ठीक है, ये चाइना है, इसके नीचे इंडिया है बेसिकली। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान है आपका, ये अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया का थोड़ा सा पार्ट आपको दिख रहा है। ओके, तो ये आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, तो ये मैप है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखना। मिखाइल गोर्बाचेव नाम ध्यान रखना, इसको हम फर्दर वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि इनका क्या रोल था सोवियत संघ के विघटन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।